हाउ टू एनालाइज अ कंपनीज बैलेंस शीट। अब एक कंपनी की बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और हम ट्राई करेंगे कि जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इसे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें कौन से मेजर एलिमेंट्स हैं जो देखने हैं एक बैलेंस शीट के अंदर। वो हैं रिजर्व्स, डेट, कैश, डेट एक्विटी रेशियो और उसके बाद एसेट्स। ये जो डेट एक्विटी रेशियो है ये एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, तो ये हम देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिजर्व्स से। रिजर्व्स, अभी रिजर्व्स होते क्या हैं आपको। रिजर्व्स सिंपल लैंग्वेज में रिजर्व्स होते हैं जो पहले की कमाई की हुई पड़ी है, वो होती है रिजर्व्स। ठीक है, जो पहले के प्रॉफिट्स वगैरह जो कंपनी ने कमाए हुए हैं उन सब से बनता है रिजर्व। ठीक है, अब ये काम आता है आगे की ग्रोथ के किसी भी काम में, एक्सपेंशन में, मर्जर्स में, एक्विजिशंस में, इन सब चीज़ों में रिजर्व्स बहुत काम आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिजर्व्स जो है वो अनसर्टेनिटीज़ को फेस करने के लिए कंपनी की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर एक कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं पिछले 5 7 10 सालों से, तो हम देखता हूँ, मैं ये सिंपल सी बात है कि ये कंपनी लगातार प्रॉफिट्स में है ना। तो अच्छे रिजर्व्स होंगे, हाई रिजर्व्स होंगे, तो उससे पता चलेगा कि ये कंपनी, जो भी कंपनी हम देख रहे हैं वो स्ट्रांग है, वो अनसर्टेनिटीज़ को फेस कर पाएगी, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो जो थोड़ा सा रिसेशन भी आएगा या मार्केट स्लो डाउन हो गई आएगा तो उन चीज़ों को फेस कर सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है डेट। डेट सिंपली मीन्स कि एक कंपनी ने बाहर से पैसा कितना उठा रखा है, लोन लोन कितना ले रखा है बाहर से। ठीक है, और लोन के बारे में हम सब जानते ही हैं कि लोन को एक लिमिट में रखना बहुत ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा लोन होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट का प्रेशर भी एक कंपनी के ऊपर बढ़ेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर हम देखते हैं कि कंपनी की साल दर साल डेट बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। ये ज़रूरी नहीं है। अगर एक कंपनी की साल दर साल डेट बढ़ रही है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो कंपनी ग्रो कर रही है, हो सकता है ना। तो हमें इस चीज़ के पीछे के रीज़न को देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमेशा हम पिछले 5 7 10 सालों को देखेंगे, हम किसी भी एलिमेंट को देखेंगे तो हम एनालाइज करने के लिए पिछले 5 7 10 सालों को देखेंगे। अब नेक्स्ट है कैश। कैश डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंडस्ट्री पर, कि हम कौन सी इंडस्ट्री को एनालाइज कर रहे हैं। जिस जिस सेक्टर की हम कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि सेक्टर की जनरली कैश रिक्वायरमेंट्स रहती कैसी हैं, और उसके अकॉर्डिंग उस कंपनी की कैश जो बैलेंस है वो कैसे है। इसके लिए हमें दो से ज़्यादा कंपनीज को कंपेयर करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है फंडामेंटल एनालिसिस का। इसके बाद आता है डेट एक्विटी रेशियो। यह हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेट एक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेट अपॉन एक्विटी, कि हमने खुद का पैसा कितना लगाया और उसके मुकाबले हमने बाहर से पैसा कितना लिया हुआ है। मान लीजिए कि मेरे पास मेरी कंपनी है जिसके अंदर 100 करोड़ कैपिटल मेरी खुद की है और मैंने 200 करोड़ बाहर से लिए हुए हैं, पैसे लोन लिया हुआ है। तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो कितना हुआ, 2:1। ठीक है, तो डेट इक्विटी रेशियो जो है इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी काम है एक कंपनी के लिए। ऐसे ऐसे केसेस हैं जिसमें सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो के मिसमैनेजमेंट के कारण पूरी कंपनी फेल हो जाती हैं। ऐसे ऐसे केसेस भी होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरी कंपनी है, एक दो केसेस बताता हूँ। मान लीजिए एक मेरी 100 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, जिसमें हर साल मुझे करीब 10 करोड़ का प्रॉफिट लॉस वगैरह होता है। ठीक है, नेट बैलेंस जो निकलता है, 100 करोड़ की कंपनी मेरी। तो अगर मुझे एक साल में 10 करोड़ का नुकसान होता है, ठीक है, तो मेरी कैपिटल रह जाएगी 90 करोड़, है ना। लेकिन अगर मेरी एक दूसरा केस लेता हूं जिसमें मेरी 100 करोड़ की कंपनी है, लेकिन उस 100 करोड़ में से 10 करोड़ तो मेरी खुद की कैपिटल है, ठीक है, और 90 करोड़ मैंने लोन लिया हुआ है।
ठीक है, तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो हो गया 9:1। ओके, तो इस केस में कंपनी 100 करोड़ की ही है, कैपिटल 100 करोड़ की है टोटल। अब यहाँ पर मुझे अगर 10 करोड़ का नुकसान होगा तो देखिए मेरी जो 10 करोड़ की कैपिटल थी वो पूरी जीरो हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो मेरी पूरी कंपनी जो है वो फेल हो जाएगी, है ना। इसलिए हमें डेट इक्विटी रेशियो को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी काम होता है किसी भी कंपनी के लिए। इसे हम जाहिर सी बात है दूसरी कंपनी से कंपेयर करेंगे, फंड इससे सेक्टर एवरेजेस से कंपेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा अंदाज़ा लगेगा, लेकिन डेट इक्विटी रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। इसके बाद हम आते हैं एसेट्स पर। एसेट्स के अंदर दो किस्म के एसेट्स होते हैं, एक तो करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स। ये फिर से एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो जाता है, सेक्टर स्पेसिफिक हो जाता है कि अब जिस सेक्टर के अंदर हैं उस सेक्टर की करंट एसेट और नॉन करंट एसेट रिक्वायरमेंट्स कैसी रहती हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पर जो हम कंपनी एनालाइज कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके एसेट्स कैसे हैं, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा या बहुत कम अगर उनके कंपैरिजन में निकलते हैं तो दोनों केसेस में प्रॉब्लम्स हैं। ये बड़ी गौर करने की बात है कि ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा दोनों केसेस में एसेट्स जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब इन सब चीज़ों के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर हम देख रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, कोई भी एलिमेंट को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। कंपैरेटिव एनालिसिस के बिना आप नहीं बता सकते कभी भी कि एक कंपनी अच्छी है या बुरी है, कभी नहीं बता सकते। अगर मुझे किसी भी चीज़ को एनालाइज करना है तो मुझे उसे कंपेयर करना पड़ेगा उस या तो किसी एवरेज से या उसके कंपेटिटर से या किसी और से। इसलिए कंपैरेटिव एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो डेट इक्विटी रेशियो हो, चाहे फिर वो डेट हो, चाहे फिर वो एसेट्स हो या कैश हो या फिर रिजर्व्स हो, ठीक है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस हम मान लीजिए मैं सन फार्मा के स्टॉक को एनालाइज कर रहा हूँ, तो मुझे सन फार्मा के स्टॉक को एनालाइज करने के लिए उसे कंपेयर करना पड़ेगा उसके साथ की कंपनी से, मान लीजिए सिप्ला से, डॉक्टर रेड्डी से, या फिर वॉकहार्ट फार्मा से, या फिर इसके साथ की कोई भी कंपनी इसके साथ, ठीक है, जो इसकी एकदम मान लीजिए बड़े कंपेटिटर्स हैं, ठीक है। और अगर आप किसी कंपेटिटर के साथ नहीं करना चाहते तो आप इंडस्ट्री एवरेजेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन किए बिना अगर हम एनालाइज करते हैं, मान लीजिए हम देखते हैं कि सन फार्मा के पास जो डेट है वो 10,000 करोड़ का है। अगर हम सीधा सोच लेंगे कि ये 10,000 करोड़ का भाई बहुत ज़्यादा डेट है, बहुत ज़्यादा डेट है, इट्स नॉट अ गुड कंपनी, तो ये गलत तरीका है। क्या पता कि बाकी सभी कंपनीज के पास कम से कम 20,000, 25,000, 30,000 करोड़ का डेट हो। तो हमें कंपैरिजन करके ही पता चलेगा कि जो किसी भी बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, ठीक है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करा जाता है। इसके अलावा आपको कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो या सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।